हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निपुण भारत की। इसके पहले जो हमारा लेक्चर था वो था टॉपिक सीटीपी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था निपुण भारत। निपुण के बारे में बात किया था हमने और एडीएचडी के बारे में बात किया था डिटेल में। और आपका बाला BALA उसका फुल फॉर्म क्या होता है और LAD इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे निपुण भारत की। डिटेल में हम बात करेंगे कि निपुण भारत होता क्या है, इसका जो एम है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले निपुण भारत की इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है यूपी टेट में। तो निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये क्या है, इसका निपुण का फुल फॉर्म है। ये 1 नंबर में आपका पूछ सकता है यूपी टेट में। इसका जो मेन जो फोकस है इसका निपुण का वो क्या होता है, देखिए कि ये एज जो होती है बच्चों की 3 से 9 साल के बच्चों के लिए होती है। जो निपुण भारत है हमारा वो 3 साल से 9 साल के बच्चों के लिए होती है। क्लास वो प्री स्कूल से ग्रेड 3 तक, मतलब प्री स्कूल से लेकर के और क्लास 3 तक के बच्चों के लिए होती है। ये 3 साल से 9 साल के बच्चों के लिए। इसका जो मेन अर्थ है वो क्या है निपुण का, कि सभी बच्चों को क्या करना है कि निपुण बनाना है। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को निपुण बनाना है। कोई चीज़ सिखाना है बच्चे को तो उसको समझ करके बच्चा सीखे, ऐसा नहीं है कि वो रट करके सीखे। ये होता है निपुण का। निपुण का जो अर्थ है वो होता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा समझ करके पढ़े, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ों को रट ले केवल। उसके बाद देखिए जो इसका स्टेप फर्स्ट है हमारा, इसके 4 स्टेप हैं। निपुण के 4 स्टेप हैं। इनको क्लास 3 तक के लिए होता है, प्री स्कूल से लेकर के क्लास 3 तक के बच्चों के लिए होता है। स्टेप फर्स्ट जो हमारा है उसमें बाल वाटिका है, इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो इसका मेन अर्थ है, इसका बाल वाटिका में करते क्या है, रिकॉग्नाइज लेटर, कि बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं प्री स्कूल में उसमें 2 से 3 शब्द बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनको 2 से 3 शब्द का ही ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद रिकॉग्नाइज एंड रीड न्यूमेरिकल। इसमें जो बच्चे को क्या किया जाता है कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे रीड कराया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में उनको 1 से लेके 10 तक के बच्चों को रीड कराया जाता है, काउंटिंग उनको सिखाई जाती है। और 2 से 3 शब्द के जो लेटर्स होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ये उनको सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि उनको रटना नहीं है उनको। इसमें क्या है कि 2 से 3 अक्षर जो होते हैं उनको सिखाया जाता है। उसके बाद देखिए जो स्टेप 2 है हमारा, और इसमें जो लेटर्स में जैसे A B ये सारी चीज़ें हैं उसमें भी बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद देखिए स्टेप 2 जो है वो क्लास 1 के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं क्लास 1 में जो होते हैं बच्चे उनको रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99। जो बाल वाटिका में बच्चे होते हैं, जो बाल वाटिका के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें जो काउंटिंग होती है वो 1 से 10 तक का टेबल, मतलब 1 से 10 तक की काउंटिंग उनको सिखाई जाती है। और जो क्लास 1 में होते हैं बच्चे उनको काउंटिंग 1 से लेके 99 तक सिखाई जाती है। पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ सिखाया जाता है क्लास 1 के बच्चों को। उसके बाद देखिए परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो क्लास 1 में बच्चे जब चले जाते हैं तो उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी सिखाया जाता है, जोड़ और घटाना भी सिखाया जाता है उन बच्चों को। उसके बाद सेंटेंस 4 से 5 जो सेंटेंस होते हैं वो भी उनको लिखने के लिए बोला जाता है, सिखाया जाता है। और पढ़ने के लिए वो शब्द कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, अच्छा सीख लेगा। और सेंटेंस कितना होना चाहिए, तो 4 से 5 सेंटेंस होने चाहिए केवल।
उसके बाद देखिए जो हमारा स्टेप थर्ड है उसकी बात करेंगे। क्लास सेकंड में जो बच्चे हैं उनको क्या कराया जाता है, उनकी जो एक्टिविटी होती है, टीचर्स क्या करते हैं, उनको रीड एंड राइट नंबर अप टू 99। इसमें क्या किया जाता है कि जो क्लास सेकंड में बच्चे होते हैं उनको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। जो काउंटिंग होती है वो 1 से लेकर के 99 तक सिखाई जाती है बच्चों को। इसमें 99 तक 999 तक काउंटिंग सिखाई जाती है उनको, और सब्सट्रैक्शन अप टू 999। सब्सट्रैक्शन भी उनको आना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे क्लास सेकंड में हैं उनको कितने 999 तक का सब्सट्रैक्शन कर लें वो बच्चे, वो टीचर उनको सिखाते हैं, उनको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें टीचर्स सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद देखिए रीड विद मीनिंग। बच्चे को क्या किया जाता है यहाँ पे, टीचर कैसे सिखाता है, 40 से 45 शब्द सिखाते हैं। वो कैसा होना चाहिए, जो वर्ड हैं वो कैसे होने चाहिए, मीनिंग के साथ, उनके अर्थ भी समझना चाहिए बच्चों को। ऐसा क्लास सेकंड में वो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं कि जो क्लास सेकंड का बच्चा होगा उसको पढ़ना आना चाहिए 40 से 45 शब्द, और उनको मीनिंग भी आनी चाहिए। जो भी शब्द वो पढ़ रहे हैं 40 से 45 उनका वो मीनिंग भी जाने। उसके बाद देखिए जो स्टेप 4 है हमारा, इसमें क्या किया गया है, क्लास थर्ड तक के बच्चे के लिए जो स्टेप 4 है, इसमें जो क्लास थर्ड के बच्चे होते हैं सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। जो क्लास थर्ड के बच्चे होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करना भी आना चाहिए, और रीड विद मीनिंग। एटलीस्ट कितने शब्द को वो पढ़ लें, 60 शब्दों को पढ़ना आना चाहिए बच्चों को जो क्लास थर्ड तक के बच्चे हैं। तो ये आपका है निपुण भारत के बारे में। इसको 4 स्टेज में लिया गया है, और क्लास प्री स्कूल से लेकर के क्लास थर्ड तक के बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो निपुण भारत के गोल हैं वो क्या हैं। यहाँ पे जो निपुण भारत है हमारा, उसका गोल या जो एम है वो क्या चीज़ है, गोल फर्स्ट। निपुण भारत का जो गोल फर्स्ट है उसमें क्या है कि गुड हेल्थ, बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी बच्चा अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। वरना अगर हेल्थ बच्चे का सही नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ें उसको समझा लीजिए नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो निपुण भारत का जो एम है, गोल है, वो गुड हेल्थ होना चाहिए, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो गोल 2 है हमारा, वो देखिए क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चे का जो बोलचाल है वो इफेक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद गोल 3 जो है वो क्या है, देखिए कनेक्ट टू इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को बाहरी वातावरण से भी जुड़े रहना चाहिए। टीचर्स को क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल क्लास में आकर के पढ़ा दे तो उससे बच्चा नहीं सीख पाएगा अच्छा, लेकिन अगर उसको बाहरी वातावरण में ले जा करके उसको चीज़ें दिखा करके अगर समझाया जाए तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा समझ लेगा वो अच्छे से उसको। तो ये हमारा क्या है, गोल 3 है निपुण भारत का। उसके बाद देखिए एम जो है निपुण भारत का वो क्या है, एजुकेशन सिस्टम। जो निपुण भारत का जो एम है वो कैसा होना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, फन, इंक्लूसिव और इंगेज। बच्चे को क्या करना है, टीचर्स को आपस में एक साथ सबको ले करके चलना है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैंडीकैप हैं वो हैं तो उनको साइड में कर दे, ऐसा नहीं, सबको एक साथ ले करके शिक्षा देना है। और बच्चे टीचर्स को क्या करना है कि रूडली बिहेव नहीं करना है, उनको हंसी मजाक करते हुए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ये आपके क्या हैं, निपुण भारत के एम हैं एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये सीटेट यूपी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रो टीचिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग को सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने किया था और कब किया था और कहाँ पे किया था। तो देखिए, माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत की गई थी वो एलन के द्वारा की गई थी। और कब किया गया था? तो 1963 में। और कहाँ पे किया गया था? तो यूएसए में किया गया था। ये इससे 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि डायरेक्ट यूपी टेट में 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने किया है। तो एलन ने। और इस माइक्रो टीचिंग का जो कब इसको शुरुआत किया गया था? तो 1963 में किया गया था। और कहाँ पे शुरुआत किया गया था माइक्रो टीचिंग को? तो यूएसए में। इससे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसकी खोज एलन के साथ और एलन के साथ साथ और कौन लोग इसमें शामिल थे? तो किथ एचसन और आरएन वुस। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एलन के अनुसार देखिए इन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में क्या बोले थे। तो माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। यहाँ पे जो स्केल डाउन का मीन्स है वो क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल क्लास होती है, तो जो माइक्रो टीचिंग में क्लास होगी वहाँ पे उसको छोटे साइज में किया जाता है और वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो भी कम रखे जाते हैं। नॉर्मल क्लास के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वहाँ पे कम रखे जाते हैं और उनकी जो टाइमिंग होती है उसको भी कम किया जाता है माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग को आप प्री सर्विस टीचिंग भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बीएड बीटीसी जो लोग भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे उनकी 1 महीने की टीचिंग लगती है। टीचर बनने से पहले उनकी टीचिंग लगती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे टीचिंग उनको दी जाती है। उसी को क्या बोलते हैं आप? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। प्री सर्विस टीचिंग होता है ये। स्केल डाउन का मीन्स क्या है कि यहाँ पे छोटे साइज में और कम समय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए तो माइक्रो टीचिंग 1967 में डीडी तिवारी के द्वारा यूज किया गया था। यहाँ पे अगर हम इंडिया यूएसए की बात करें तो एलन के द्वारा इसको लाया गया था माइक्रो टीचिंग को। और यूज किसने किया है? सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें, हम इंडिया में अगर बात किया जाए कि सबसे पहले किसने यूज किया था, तो डीडी तिवारी ने। ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। और कहाँ पे? इंडिया में, तो इलाहाबाद में। उसके बाद देखिए यहाँ पे फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की विशेषता की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए क्या है, यह एक व्यक्ति प्रशिक्षण विधि है। जो माइक्रो टीचिंग है यह एक व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण विधि कहलाती है। ये ट्रेनिंग मेथड कहलाता है ये आपका माइक्रो टीचिंग। इसमें शिक्षण 5 से 10 मिनट का होता है। जो माइक्रो टीचिंग होता है वो इसमें जो टीचिंग कराई जाती है वो 5 से 10 मिनट का होता है। उसके बाद पाठ पढ़ाने का फीडबैक साथ साथ में किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो उसका साथ साथ में फीडबैक भी लेते हैं। एक बार में एक ही शिक्षण कौशल के विकास का अभ्यास कराया जाता है। इसका मीन्स क्या है कि माइक्रो टीचिंग में एक बार में एक ही स्किल की हम बात करते हैं, एक ही स्किल का अभ्यास कराते हैं। उसके बाद देखिए माइक्रो टीचिंग साइकिल, इसकी बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसके 6 स्टेप हैं। माइक्रो टीचिंग के 6 स्टेप हैं। जो माइक्रो टीचिंग साइकिल के 6 स्टेप हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है? प्लानिंग, पाठ योजना या नियोजन। जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना रहता है तो उसका पहले हम प्लानिंग करते हैं।
उसके बाद टीचिंग कितने मिनट का होता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी टेट में। तो माइक्रो टीचिंग 6 मिनट की होती है, जो उसमें पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जो टीचिंग हम कराते हैं वो 6 मिनट का रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फीडबैक होगा, प्रतिपुष्टि, ये आपका 6 मिनट का होगा। 6 मिनट टीचिंग कराएंगे, उसके बाद फीडबैक लेंगे 6 मिनट का। उसके बाद यहाँ पे फिर से रीप्लानिंग होती है। उसके बाद फिर से जो भी चीज़ें हमें पढ़ानी होगी उसका फिर से रीप्लानिंग करेंगे। वो कितना होगा, टाइमिंग उसका कितना है रीप्लानिंग का, तो 12 मिनट है। उसके बाद रीटीचिंग, जब रीप्लानिंग कर लेंगे तो उसके बाद फिर से जो भी प्लानिंग किए रहेंगे जो भी टॉपिक का, उसको हम फिर से पढ़ाएंगे, रीटीचिंग कराएंगे। तो वो कितना होगा, आपका टाइम जो होगा 6 मिनट का वो होगा रीटीचिंग का। उसके बाद फिर से आपका रीफीडबैक आएगा, वो कितना होगा, उसकी टाइमिंग तो वो 6 मिनट रखी गई है। अगर टोटल की बात करें माइक्रो टीचिंग की, तो कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 36 मिनट होता है। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है टोटल, वो 36 मिनट का होता है। और अगर ऐसे भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग वो 6 मिनट की होती है, फीडबैक 6 मिनट का होता है, और रीप्लानिंग जो होती है उसका टाइमिंग कितना होता है, 12 मिनट होता है। री टीचिंग कितना होता है, तो 6 मिनट होता है। उसके बाद री फीडबैक, ये भी आपका 6 मिनट होता है। तो टोटल को जब आप ऐड करोगे तो टोटल आपका निकल के आएगा 36 मिनट। ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। देखिए यहाँ पे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद टीचिंग, फिर फीडबैक उसके बाद क्या आएगा, फिर से रीप्लानिंग करेंगे, उसके बाद रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक। कि मतलब इसका क्या है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे क्लास में तो उसका फीडबैक भी साथ साथ चलता रहता है। यही आपका क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल कहलाता है। यहाँ पे आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे आपके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा लेक्चर वो रहेगा टीचिंग एड्स। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा टीचिंग एड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एड्स की कि टीचिंग एड्स होता क्या है। ये आपका यूपी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स टीचर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सहायक सामग्री होते हैं। जो टीचिंग एड्स होता है वो टीचर द्वारा यूज किया जाता है, जो उसे उसके पाठ को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद करते हैं। जो टीचिंग एड्स होता है वो टीचर यूज करता है, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचर्स यूज करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। जिससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर टीचर जो भी चीज़ें अपना पढ़ाना होगा उसको वो इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाएगा तो बच्चा भी क्या करेगा, अच्छे से उसको समझेगा, सीखेगा इंटरेस्ट के साथ। और देखिए यहाँ पे जो टाइप टीचिंग है वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कौन सा, इंद्रिय ज्ञान के आधार पर, और दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन के आधार पर। जो टीचर टीचिंग कराता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम के आधार पर और दूसरा प्रेजेंटेशन के आधार पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑडियो एड्स हैं और विजुअल एड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ऑडियो एड्स होते हैं जिसको सुनकर किसी बात को समझने में सहायता प्राप्त होती है। ऑडियो एड्स मतलब क्या होगा आपका कि इससे क्या होगा, जो ऑडियो एड्स होता है कि टीचर क्या करता है, उससे बच्चा सुन करके कोई चीज़ें समझता है। ऑडियो एड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बच्चा होगा वो सुन करके कोई चीज़ें समझता है।
यही आपका ऑडियो एड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि रेडियो के माध्यम से, जैसे आपने समाचार वगैरह भी सुना होगा, गाने वगैरह, तो ये सारे रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। उसके बाद टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सारे आपके क्या हैं, ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद विजुअल एड्स जो होता है वो क्या होता है, देखिए ये दोनों क्या हैं, आपके टीचिंग एड्स के भाग हैं, ऑडियो और विजुअल। जो विजुअल एड्स है जिसको दिखाकर पाठ्य वस्तु को समझने में सहायता मिलती है। विजुअल एड्स क्या होता है कि ये टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को दिखा करके, वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ें दिखा करके बच्चों को समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, उसके बाद क्या है पिक्चर, कोई पिक्चर हो गया, या ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं टीचर्स पढ़ाते हैं, ये भी आपका क्या है विजुअल एड्स है। पोस्टर हो गया आपका कि पोस्टर दिखा करके बच्चों को समझाते हैं टीचर्स, या ड्राइंग के माध्यम से टीचर्स क्या करते हैं बच्चों को समझाते हैं। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, विजुअल एड्स में आते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ देगा यूपी टेट में कि जो ऑडियो एड्स जो होते हैं, ऑडियो एड्स, इसका एग्जांपल जो है रेडियो या टेप रिकॉर्डर ऐसे दे देगा। तो जो रेडियो है वो आपका कौन सा एड्स है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। तो जो रेडियो है आपका वो है ऑडियो एड्स। अगर विजुअल की बात किया जाए तो ब्लैक बोर्ड ऑप्शन में दे देगा, तो ये आपका विजुअल एड्स होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल एड्स दोनों हैं वो क्या होते हैं, जिनमें किसी भी पाठ्य को समझने हेतु सुनने तथा देखना, सुनने तथा देखना दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ऑडियो और विजुअल में क्या होता है कि देखने के साथ साथ सुनते भी हैं जो बच्चे, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे टेलीविज़न हो गया, कठपुतली हो गया। टेलीविज़न आप लोगों ने देखा होगा कि उसके माध्यम से क्या करते हैं हम कोई चीज़ें देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स कहलाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके नोट कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, सीसीई की बात करेंगे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट सी टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीसीई होता क्या है। यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है सीसीई का, ये 1 नंबर में पूछ सकता है आपका यूपी टेट में। तो सीसीई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सीसीई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये बच्चों का असेसमेंट करने के लिए है, बच्चों को किस किस टाइप से बच्चों का असेसमेंट हम करते हैं वो सीसीई के अंदर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीसीई होता है यह एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। जो सीसीई है वो एक इवेल्युएशन प्रोसेस है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसे सीबीएसई व भारत सरकार द्वारा भारत में आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जो सीसीई है ये किसके तहत लागू किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, सीबीएसई व भारत सरकार के द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था सीसीई को। उसका देखिए वर्तमान में भारतीय विद्यालयों में सीसीई के तहत ही मूल्यांकन किया जाता है। किसके तहत मूल्यांकन किया जाता है भारत में, तो सीसीई के द्वारा, सीसीई के तहत ही मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस का जो
अर्थ है वो होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो कंटिन्यूअस है इसको हिंदी में सतत बोलते हैं, और जो इसका अर्थ है सतत का वो क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार। कोई चीजें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो वही आपका क्या कहलाएगा, सतत कहलाता है, लगातार। इसका देखिए अर्थ जो है लगातार का कि बच्चों का इवेल्युएशन, मूल्यांकन पूरे साल भर लगातार किया जाता है, फर्स्ट डे से लेकर के और लास्ट डे तक बच्चों का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है और उनका इवेल्युएशन, उनका मूल्यांकन करते हैं पूरे साल। बच्चों का मूल्यांकन पूरे साल कंटिन्यूअस किया जाता है। यही क्या है मीनिंग आपका, कंटिन्यूअस का अर्थ है ये कि बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो पूरे साल किया जाता है, लगातार किया जाता है। तो देखिए कम्प्रीहेंसिव जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक बोलते हैं। कम्प्रीहेंसिव को हिंदी में व्यापक बोलते हैं। जो इस व्यापक का अर्थ है वो क्या होता है, सभी पक्षों का। क्या होता है कम्प्रीहेंसिव, सभी पक्षों का। इसका मीनिंग क्या है देखिए यहाँ पे कि बच्चे के शैक्षिक व शैक्षिक विकास के सभी पक्षों आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो शैक्षिक रूप में और शैक्षिक विकास के पक्षों के रूप में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, शैक्षिक व शैक्षिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं सीसीई के उसकी हम बात करेंगे कि जो सीसीई के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, जो सीसीई का मुख्य उद्देश्य है निश्चित उपरांत, निश्चित टाइम से विद्यार्थियों की प्रगति का जानना, विद्यार्थियों की जो प्रगति है उसको जानना एक निश्चित उपरांत में, निश्चित टाइम में। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे ये जो मेरी क्लास होगी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो यहाँ पे देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी इज टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चे का मूल्यांकन होगा एक निश्चित टाइम से होगा, विद्यार्थियों का जो प्रोग्रेस होगा वो निश्चित टाइम में होगा। इसका जो सीसी का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, छात्रों में मूल्यांकन व एग्जाम, छात्रों का मूल्यांकन व एग्जाम के प्रति डर खत्म करना। सीसीई का जो हम असेसमेंट जो करते हैं सीसीई के थ्रू, इससे क्या होगा कि जो बच्चों के अंदर डर होगा वो खत्म हो जाएगा, उसका मूल्यांकन करने से और उसको एग्जाम कराने से बच्चे के अंदर जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, छात्रों के विकास के सभी पक्षों का अवलोकन करना। जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उनके सभी पक्षों का ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। ये क्या है आपके सीसीई के ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे। सीसीई का असेसमेंट करने से क्या होगा, बच्चों के अंदर जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा और जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो सभी पक्षों में, कॉग्निटिव भी हो सकता है, मानसिक होता है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, सर्वांगीण विकास, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सीसीई का, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। सीसीई का जो सीसीई के असेसमेंट करने से क्या होगा कि उसका जो टीचिंग लर्निंग जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें सुधार होता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सीसीई का, वो क्या है, इससे शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित बनती है। इसमें क्या होता है, जो सीसीई होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चे के हिसाब से टीचर्स को चलना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, इससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो मोटिवेट होगा। इफ मोटिवेशन द
स्टूडेंट। असेसमेंट करने से क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इट मोटिवेट द स्टूडेंट। सीसी के थ्रू हम असेसमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा, अच्छा सीखेगा बच्चा मोटिवेशन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्या है सीसी का, देखिए इसमें एक टीचर को छात्रों की कमजोरी का, मतलब जो टीचर्स होते हैं वो छात्र का जो असेसमेंट करते हैं उससे क्या होता है कि टीचर्स बच्चे के अंदर जो भी कमजोरी होती है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, वो दूर करने का अवसर मिलता है टीचर्स को। जब टीचर्स असेसमेंट करेगा बच्चे का तभी जा करके उसके कमी का पता चलेगा टीचर्स को, और फिर उसको क्या करेगा टीचर्स, दूर करने की कोशिश करेगा। जब तक बच्चे का असेसमेंट टीचर नहीं करेगा तब तक वो उसके कमी को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए ये सीसी के थ्रू असेसमेंट किया जाता है बच्चों का पूरे साल। जो भी टीचर पूरे साल पढ़ाता है बच्चों को उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट करता है, उससे जो भी कमजोरी होती है बच्चे के अंदर उसको पहचानता है टीचर और उसको क्या करता है, फिर दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसमें डिफरेंस भी पूछ देता है आपका कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है और कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, उसका जो अंतर होगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस असेसमेंट को हिंदी में सतत आकलन बोलते हैं और कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक आकलन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो सतत आकलन है, कंटिन्यूअस असेसमेंट, वो क्या है, यह एक अध्यापक हर रोज कक्षा में बच्चों का आकलन करता है। जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है ये क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि क्लास में डेली बच्चों का असेसमेंट करता है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस असेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या करता है, टीचर बच्चों का डेली असेसमेंट करता है, डेली बच्चों का आकलन करता है, डेली क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाएगा उसको पूछता रहता है बीच बीच में, यही आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है। देखिए यहाँ पे जो फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्लास है, इसमें टीचर्स पढ़ा रहा है बच्चों को, ये सारे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं इसमें टीचर्स पढ़ा रहा है और बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता रहता है। जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहा है उसमें क्वेश्चन भी पूछता रहता है। उससे क्या होगा कि बच्चे को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई और या तो समझ में आ गई तो वो आंसर देगा क्वेश्चन का, अगर नहीं समझ में आया तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो उससे क्या होगा, टीचर पहचान कर लेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया। यही आपका क्या है, कंटिन्यूअस असेसमेंट है, बच्चों का आकलन टीचर्स करते हैं क्लास में। उसके बाद देखिए जो व्यापक आकलन होता है वो क्या होता है कि यदि बालक के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्ष का आकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यापक आकलन होता है इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे का शैक्षिक और शैक्षिक दोनों रूप से टीचर्स क्या करता है, बच्चों का आकलन करता है। इसमें क्लास में शैक्षिक मतलब क्या है कि टीचर्स क्या करता है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाता है और उसमें बच्चे का आकलन करता है। और शैक्षिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि बाहरी वातावरण से बाहरी एक्टिविटीज करा करके बच्चों को कोई चीज़ें सिखाता है और उसका आकलन करता है, ये आपका शैक्षिक कहलाता है। तो इन दोनों पक्षों का आकलन ही क्या कहलाता है, आपका व्यापक आकलन कहलाता है कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का आकलन टीचर करता है। यहाँ पे देखिए कि क्लास में टीचर्स पढ़ा रहा है बच्चों को और ये बाहर गेम वगैरह खेल कूद मतलब कराना, ये आपका शैक्षिक में कहलाता है। तो बाहर ले जा करके बच्चे को क्या करा रहा है, यहाँ पे खेल कूद करा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके उसको दोनों को मिला करके जो आकलन करता है टीचर्स, वही आपका व्यापक आकलन कहलाता है। शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का आकलन करता है टीचर्स।
उसके बाद देखिए यहाँ पे असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल एस्पेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शैक्षिक पक्ष का आकलन। शैक्षिक पक्ष का आकलन यह दो प्रकार से होते हैं। जो आपके असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रचनात्मक या निर्माणात्मक या अनौपचारिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक भी बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं इसको। और जो सेकंड है आपका, ये क्या है? समेटिव असेसमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? योगात्मक या संकल्पनात्मक औपचारिक। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल, फॉर्मेटिव और समेटिव होते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम। यह अधिक से अधिक अधिगम करने, यह अधिक से अधिक अधिगम कराने के लिए होता है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है आपका, ये मैक्सिमम जो होता है अधिक से अधिक लर्निंग कराने के लिए होता है, बच्चों को सिखाने के लिए होता है। यह निदानात्मक होता है। ये क्या होता है? निदानात्मक होता है। और यह उपचारात्मक भी होता है। जैसे टीचर्स क्या करता है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, उनसे जो भी क्वेश्चन होगा टीचर्स पूछता है, तभी जा कर के टीचर्स को पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, तो टीचर समझ लेता है, जांच कर लेता है उसका। उसके बाद क्या करता है कि उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि डॉक्टर होते हैं, तो जब पेशेंट जाता है उनके पास, तो पहले क्या करता है कि डॉक्टर उनका डायग्नोस्टिक करता है। तो उससे जा कर के पता चलता है कि पेशेंट में किस चीज़ की बीमारी है, क्या हुआ है पेशेंट को। उसके बाद वो क्या करता है, उनका उपचारात्मक, उनको दवा देता है। ये आपका क्या कहलाएगा? उपचारात्मक कहलाएगा। कि वो डॉक्टर क्या करता है कि दवा देता है, तो उसके बाद जा कर के जो पेशेंट होगा उसका उपचारात्मक निकल के आ जाएगा, उससे जो पेशेंट होगा वो सही हो जाता है। तो ऐसे ही होता है ये टीचर्स और स्टूडेंट के लिए भी, कि पहले क्या होगा, डायग्नोस्टिक करेगा, पूछेगा टीचर्स बच्चे से। उसके बाद अगर बच्चा आंसर नहीं दे पाया, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आई है उसको, तो टीचर्स क्या करेगा, उसका उपचारात्मक करेगा, उसको अच्छे से वो चीज़ें समझाएगा दोबारा से। यही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उसके बाद देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। ये याद करने का तरीका भी है कि जो यहाँ पे फॉर दिया हुआ है, फॉर से क्या है? फॉर्मेटिव। ये आपका क्या कहलाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। उसके बाद इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, इसे अनौपचारिक भी कहते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसको अनौपचारिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। उसके बाद समेटिव असेसमेंट की बात करेंगे। समेटिव असेसमेंट कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। और समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है सीटेट में। उसके बाद देखिए, यह असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता क्या है? यह अधिगम का आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? अधिगम का आकलन किया जाता है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसमें अधिगम के लिए आकलन किया जाता है। यह साल में केवल 2 बार होता है। जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ये केवल 2 बार किया जाता है आकलन बच्चों का एग्जाम के थ्रू। एक तो सितंबर और दूसरा
मार्च में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उसी से क्या होता है, टीचर्स बच्चों का आकलन करता है। यह उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों ही नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा कि टीचर जो आकलन करेगा वो एग्जाम के बाद करता है, तो इसमें आपका डायग्नोस्टिक और रेमेडीज दोनों ही नहीं होते हैं। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं उसमें आपका उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों होता है, क्योंकि टीचर्स क्या करता है कि क्लास में ही बच्चों से क्वेश्चन कर लेता है, पूछ लेता है, और वहीं से उनकी जो समस्या होती है बच्चों की वो दूर कर लेता है आकलन करके। लेकिन जो आपका समेटिव असेसमेंट होगा वो एग्ज़ाम के बाद होता है। जब बच्चा एग्ज़ाम दे लेगा उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद कोई आकलन नहीं कर पाता है इसमें। इसलिए ये क्या है, उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों ही नहीं होते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, इसे पेपर पेन परीक्षण भी कहते हैं। जो समेटिव असेसमेंट होता है इसको पेपर पेन परीक्षण बोलते हैं। इसमें एग्ज़ाम कराया जाता है बच्चों का। उसके बाद देखिए, माइक्रो टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे डिटेल में। आज का लेक्चर जो हमारा था यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।